हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी मेंटोर। बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की जो कि 3500 प्लस एमसीक्यू होने वाले हैं, जो कि पॉलिटी पावर पैक के नाम से ये किताब कि करण सर ने लिखी है। ये पब्लिश हुए, आपने सब देखा होगा खान सर के यहाँ भी सर पढ़ाते हैं करण सर, और उनका खुद का बुक लिखे हैं उन्होंने जिसमें 3500 प्लस एमसीक्यूज है। उस बुक को ही स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक एक करके वीडियो में हर चैप्टर वाइज सर के द्वारा बहुत ही सिंपलेस्ट वे में एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी सर ने किया, और कुछ थ्योरी भी है और उसके साथ साथ कुछ एमसीक्यू भी है, जिससे पूरे चैप्टर को ही उन्होंने कंप्लीट किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है भारत का संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएससी मेंटोर पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह के और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं, मतलब दैट मीन्स इसको ये बताया गया है ग्राफ की वजह से। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट दिखाया है, 1773। देखिए यहाँ पे बीच में उन्होंने क्या किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। ये जो जो भी है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित अधिनियम है। एक सेकंड। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम है। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा ईस्ट इंडिया जो ऊपर में है, जो ये चारों, ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में क्या क्या है कि कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो क्या हुआ था कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही हुआ था। बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम वारेन हेस्टी बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। बंगाल का गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसी मुंबई, मद्रास और कलकत्ता पे नियंत्रण, ये सारे जो है वो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ। देखते हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जिसको जानते हैं, उसमें क्या क्या आया, संशोधनात्मक अधिनियम या बंगाल के जुडिकेचर एक्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है। गवर्नर जनरल की प्रसिद्ध वो सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों को सीमांकित करने का प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय पर कंपनी के कर्मचारियों को विरुद्ध कार्रवाई पर रोक, ये सब चीज़ें जो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के थ्रू ही आया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का जो भी 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट थी उसमें जो खामियां थी उसको सुधारने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। अब देख सकते 1853 के चार्टर अधिनियम में विधायिका का विस्तार हुआ और सिविल सेवा परीक्षाओं में खुली प्रतियोगिता का परीक्षा का व्यवस्था किया गया। 1784 का पीस्ट इंडिया एक्ट में क्या क्या हुआ, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र घोषित हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बीओडी भी बोल सकते हैं, नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई। द्वैध शासन यानी कि डीआरसी की शुरुआत हुई। और इसे देख सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है राजनीतिक, तो यहाँ पे बीओ, जैसे समझ सकते हैं बीओडी जो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी जिसको आप शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं वो राजनीतिक मामलों के लिए का गठन किया गया। देखिए 1833 का चार्टर अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए। भारत के केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक भूमिका रही। 1833 में केंद्रीकरण हुआ। बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम भारत का गवर्नर जनरल हो गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम था वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया। दास प्रथा गैर कानूनी घोषित 1843 ईस्वी में उन्मूलन हुआ। संपूर्ण देश में एक बजट का प्रावधान किया गया। 1793 का चार्टर अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए, तो कंपनी के प्रशासनिक कार्यों का संगठन में सुधार किया गया। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव डाली गई। न्यायालय के सभी कानूनों विनियमों का अधिकार दिया गया। जैसे 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या क्या, तो पहला जो है
कि भारत की कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। सेकंड में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव डाला गया। और भारत में ईसाई मशीनरियों का प्रवेश करने पर धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। फ्रेंड्स, ये जो है ये पूरी इनकी ग्राफ के मैपिंग करके कि 1813 में क्या हुआ, 1893 में, 1793 अधिनियम से क्या हुआ, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। अब उसी के बेसिस पे इन्होंने एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन किए हैं। हम इन सारे क्वेश्चन को करेंगे एक बाय एक करके, वन बाय वन करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम पर क्वेश्चन है जो कि IAS के प्री में आ चुका है। भारत सरकार, यहाँ हम देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल का नियंत्रण के अधीन रखा गया। तो आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन जो है वो है सही है। तो आपके ऑप्शन है ए केवल वन, बी केवल टू, सी केवल वन और दो, और डी न तो वन न ही टू। अब इसको बताना है कि इसका कौन सा आंसर जो है वो सही है, गलत नहीं। यहाँ पे देखते हैं हमेशा गलत भी लिखा हुआ होता है, सही बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि एक और दो दोनों उत्तर होगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935, इसने एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया, जिसमें भारतीय प्रांतों एवं देशी रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया। अंत में कथन वन जो है वो सही है। इसने 11 में 6 से इसने 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की। भारत सरकार के 1935 के विषयों को 3 सूचियों में वर्गीकृत किया गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 1935 से ही किया गया है, ये भी चीज़ याद रखने की है। संघीय केंद्रीय सूची में राष्ट्रीय महत्व को 59 विषय रखा गया, यानी कि केंद्रीय सूची में। इसमें रक्षा, विदेशी मामले, वित्त, रेलवे, मुद्रा एवं प्रेस आदि संबंधी विषय में शामिल थे। अतः कथन टू जो है वो भी सही है। क्षेत्रीय महत्व के 54 विषयों को राज्य सूची में शामिल किया गया, जिनमें शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, कानून और व्यवस्था तथा स्थानीय सरकारें शामिल थी। समवर्ती सूची में बिजली, ये जो संघ सूची में 54 हो गया, यहाँ पे संघ सूची में 59 हो गया, और राज्य सूची में 54 हो गया। समवर्ती सूची में क्या क्या रखा गया? बिजली, विवाह, तलाक, श्रम एवं आपराधिक कानूनों जैसे 36 विषयों को शामिल किए गए थे। शेष विषयों को अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? दैट मीन्स निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया, मतलब किस, दैट मीन्स कि किस एक्ट के थ्रू ये हुआ था कि बंगाल का गवर्नर जो भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा? तो आपके ऑप्शन है ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट, या फिर सी 1793 के चार्टर्ड एक्ट, या फिर डी 1833 के चार्टर्ड एक्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 1700। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1773 जो है चार्टर एक्ट, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बी, यहाँ पे देख सकते हैं इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अन्य विधायी शक्तियों के साथ भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। किस एक्ट के थ्रू? 1833 के चार्टर्ड एक्ट के थ्रू।
इस तरह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने। कौन बने? लॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय के व्यापार और चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 2 और 3। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चार्टर 1813 से, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा है कि इसने जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार आधिपत्य को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, और इसने कंपनी के अधिकार में मिले गए भारतीय राज्य क्षेत्रों को ब्रिटिश शासन क्राउन में संप्रभुता का सुदृढ़ कर दिया। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कथन ये जो है क्यों सही है? क्योंकि ईस्ट इंडिया क्योंकि इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, किंतु चाय पर व्यापार का अतिरिक्त चीन के साथ व्यापार पर उनका एकाधिकार बना रहा। कथन 2 जो है वो भी सही है। क्यों कि अधिनियम ने भारत में कंपनी के द्वारा शासित क्षेत्रों पर शासन क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। कथन जो 3 वो सही नहीं है। क्योंकि भारत का राजस्व जो 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया, न कि चार्टर्ड एक्ट 1813 के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे और किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? आपके ऑप्शन है ए 1813 का चार्टर्ड एक्ट, बी जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक कंस्ट्रक्शन 1823, सी पार्चविद और आंग्लविद विवाद। तो आपके ऑप्शन है ए केवल 2 सही है, बी केवल 1 और 2 सही है, सी केवल 1 और 3 सही है, डी 1 2 3 तीनों सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। कैसे है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कि चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई। इसके साथ ही जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक कंस्ट्रक्शन 1823 एवं प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई। इसके लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार हेतु प्रति वर्ष जो है 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो 5 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? आपके ऑप्शन है ए 1703 का चार्टर्ड एक्ट, बी 1813 का चार्टर्ड एक्ट, सी 1893 का चार्टर्ड एक्ट, और डी जो है 1863 का चार्टर्ड एक्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1813 का चार्टर्ड एक्ट। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 1813 के जो चार्टर्ड एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कब? 1813 में। किंतु चाय का व्यापार जो अतिरिक्त चीन के साथ व्यापार पर उसका एक अधिकार जो है बना रहा था। इसका जो राइट आंसर 1813 का चार्टर्ड एक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो आपके ऑप्शन जो है ए है चार्टर्ड 1833, चार्टर्ड 1853, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और डी जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। दैट मीन्स किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो वो है
1833 का चार्टर्ड एक्ट कौन है? 1833 का चार्टर्ड एक्ट। उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि चार्टर्ड एक्ट 1833 के धारा 87 के अनुसार किसी भी भारतीय अथवा सम्राट देशज प्रथा को केवल अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक के भी कारण कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा मतलब रोजगार के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। इस तरह भारतीयों को पहली बार सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्च स्तर पदों में प्रवेश की अनुमति दी गई। इस क्वेश्चन देखते हैं, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? ये जो यूपी पीछे से 2012 में आया, और यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में भी, यूपीएससी के जो सिविल सर्विस के एग्जाम, जो टीचर का एग्जाम होता है, उसमें भी डायरेक्ट पूछा जाता है। हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो देखते हैं, इसका जो ऑप्शन है 1853 का चार्टर एक्ट जो है, ये ऑप्शन है। बी जो है 1909 अधिनियम, सी 1813 अधिनियम, डी 1861 का अधिनियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1853 का चार्टर्ड एक्ट। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन जो है, चार्टर्ड एक्ट 1853 का चार्टर्ड एक्ट के अंतर्गत भारतीयों के लिए सिविल सेवा भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। इसके लिए सरकार ने 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति भी की। इस अधिनियम के माध्यम से सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु नामजदगी की स्थान पर खुली प्रतियोगिता वाली व्यवस्था को आरंभ किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपको इसमें मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 से मैच करना है, सम्मिलित कीजिए। तो फिर ऐसे भी क्वेश्चन आजकल बीपीएससी में ही पूछा जा रहा है। बीपीएससी जैसे 21 20 में तो वो तो दैट मीन्स वो कॉन्सेप्चुअल नहीं था, बट कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ वो वन लाइनर टाइप का 20 बीपीएससी पूछा बस। बट 21st बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए तो वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। 21st में बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको सूची दिया रहेगा और इसको आपको मिलान करना रहेगा, और ए बी सी डी इनमें से कौन से सही है वो भी आपको बताना रहता है। तो ये जो जो भी क्वेश्चन इसमें बनाए गए हैं वो सारे पीसीएस लेवल और यूपीएससी लेवल्स के क्वेश्चन ही बनाए गए हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन को ये ध्यान से देखिए और वीडियो को बार बार देखते रहिए, ताकि दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ये अच्छे से एक एक करके एक एक टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर में चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, एक में है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी जो इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, और डी जो गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति। तो आपको बताना है कि कौन सा अधिनियम किस चीज़ में व्यवस्थित हुई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बी। अब इसको सम्मिलित कीजिए, जैसे कि एक का 2 हो जाएगा। नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है वो हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत हुआ था। ये जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1773 के एक्ट ऑफ अधिनियम से हुआ था, ये भी आपको पता है। इंग्लिश मशीनरियों भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई, तो सी का थ्री दिए जाए 1813 के अंतर्गत। गवर्नर जनरल के परिषद परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति की गई, वो चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत। यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपीएससी के यूपी पीसीएस के प्री में 2003 में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक जो है 1773 के अधिनियम अंतर्गत हुआ था। नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 के अंतर्गत हुआ था। और इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई 1813 में। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति की अधिनियम जो है 1813 में 1833 में दी गई थी। इस क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक ने भारतीय को पहली बार कम से कम संवैधानिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्च पदों पर प्रवेश की अनुमति दी? तो बताना है कि इनमें से निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक ने भारतीय को पहली बार भारत में कम से कम संवैधानिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्च पदों पर प्रवेश की अनुमति दी? आपके ऑप्शन है चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट 1833, सी जो है चार्ल्स वुड्स एजुकेशन डिस्पैच 1854, और डी जो है इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1861। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, चार्टर्ड एक्ट 1813। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1833 ने भारतीयों को पहली बार कम से कम एक संवैधानिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्च पदों की अनुमति दी। इस एक्ट के महत्वपूर्ण धारा 87 के अनुसार कि भारतीय अथवा सम्राट के देशज प्रथा को केवल जन्म के स्थान पर को भर्ती दिया गया। और इसका आगे का एक्सप्लेनेशन जो है, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक के भी कारण कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा रोजगार के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। इस चार्टर एक्ट के सेन हेलना एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। किस चार्टर एक्ट को सेट हेलना एक्ट भी कहा जाता है? 1813 का जो एक्ट है उसको सेट हेलना एक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? का जो ऑप्शन है, ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी जो है चार्टर एक्ट 1813, डी जो है चार्टर एक्ट 1833। का जो राइट है जो हो जाएगा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और यूपीपीसी में मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के अंतर्गत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। सर एलिजा इम्पे जो है प्रथम न्यायाधीश तथा रॉबर्ट चेम्बर जो स्टीफन लिम्बस्ट एंड जॉन हाइड अन्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई थी। इस क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? आपके ऑप्शन है, ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी जो है चार्टर एक्ट 1813, डी जो है चार्टर एक्ट 1838। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका व्याख्या देख लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर का पदनाम को बंगाल का गवर्नर जनरल के पदनाम से स्थानांतरित कर दिया गया, और मद्रास बम्बई के गवर्नर को इनके अधीन। इस प्रकार जो है लॉर्ड वारेन हेस्टी जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। कौन था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। यहाँ पे बताना नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो आपके ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी सेटलमेंट अधिनियम 1784, सी चार्टर अधिनियम 1813, और डी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आपके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अधिनियम के अंतर्गत बी ओ सी जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अप्लाई किया गया था। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कुछ कमियों को दूर करने के उद्देश्य से 1784 में पिट्स इंडिया अधिनियम को लाया गया। इसके द्वारा ब्रिटेन में 6 सदस्यों के एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन
हुआ, जिसका कार्य निदेशक मंडल तथा भारत सरकार को आवश्यक परामर्श देना और कार्यवाहियों पर नियंत्रण रखना था। इस क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, चार्टर्ड एक्ट 1813 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, वहाँ पे नहीं लिखा हो तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, तो वहाँ पे नहीं जो लिखा हुआ है वो नहीं पे आप टिक कर लीजिए, तो उसके बाद ये सारे ऑप्शन पढ़ को सही उत्तर दे पाएंगे। इसका ऑप्शन देखते हैं। ये जो है, इस एक्ट ने ईसाई मशीनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध कर की अनुमति प्रदान की भी। इसे ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों को ब्रिटेन के राजा का सब प्रभुता को सम्मानित किया, स्थापित किया। सी जो है, इस एक्ट ने चाय के व्यापार के सहित ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया। डी जो है, उपयुक्त में से कोई नहीं थी। इसका जो राइट है वो सी हो जाएगा। सी क्यों होगा? क्योंकि जो पूछ रहा है कि चार्टर 1813 में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस एक्ट ने चाय और व्यापार जो है 1813 में नहीं हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका व्याख्या में कि 1813 के विकल्प सी सही नहीं है, क्योंकि चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत चाय के व्यापार सहित कॉपरी की चीनी के व्यापार के साथ बना रहा था, खत्म नहीं हुआ था, समाप्त नहीं हुआ था 1813 में। इस क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पीडीएस में आ चुका है। रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको आप विनियमन अधिनियम 1773 पारित होने के बाद निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकार को गवर्नर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था? आपके ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड नॉर्थ, सी माउंटबेटन एलिफस्टन, डी जो है फिलिप फ्रांसिस। ये जो है वारेन हेस्टिंग जो है इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? वारेन हेस्टिंग को सर्वप्रथम जो बंगाल का गवर्नर जनरल पदोन्नत किया गया था, जबकि इस अधिनियम से पहले यह पदनाम गवर्नर के नाम से ही जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अधिनियमों में से किस एक ने भारतीयों को पहली बार कम से कम संवैधानिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन के उच्च पदों पर प्रवेश करने की अनुमति दी गई? हमने अभी कुछ देर पहले भी इस क्वेश्चन को देखे हैं, तो सिर्फ आंसर देख लेते हैं। ये होगा, बी हो जाएगा, चार्टर 1833। यहाँ पे देख सकते हैं 1833 का जो चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार किसी भी भारतीय अथवा सम्राट, देशज, प्रथा को केवल अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम अथवा वर्ण इनमें से किसी भी एक कारण कपलियों के अधीन किसी भी स्थान, पद अथवा सेवा रोजगार के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। इसी तरह भारतीयों को पहली बार जो है संवैधानिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्च स्तर पदों पर प्रवेश की अनुमति दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल परिषद के विधि सदस्य को सम्मिलित किया गया? क्या ऑप्शन जो ए है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी चार्टर्ड एक्ट 1833, डी जो है चार्टर एक्ट 1813। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 1833 चार्टर्ड एक्ट। चार्टर 1833 के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल के 3 सदस्यीय कार्यकारिणी में चौथे सदस्य के रूप में एक आंतरिक कानूनी सदस्य जो कि मैकाले को शामिल किया गया। भारतीय कानूनों को संचित करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के इरादे से एक विधि आयोग का स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर यहाँ पे कैसे क्वेश्चन जो है वो ये वाली आ गई, जो कि एक दूसरे से मैच करने, मिलान करनी रहती है। ये सूची फर्स्ट और सूची टू। क्वेश्चन जो है सूची वन सूची टू से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था? 1784 का पीस इंडिया एक्ट अधिनियम में क्या होता है? 1833 के चार्टर एक्ट में क्या होता है? 1853 के चार्टर अधिनियम में
क्या होता है, ये चीज़ें बता ली आपको। इसका जो मिला, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ये हो जाएगा इसका दो, यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, इसके अंतर जो है बम्बई और मद्रास के राज्यपालों को बंगाल का राज्यपाल के अधीन कर दिया गया। क्या किया गया? मुंबई और मद्रास जो पाल है के थे, वहाँ के राज्यपालों को बंगाल के राज्यपाल के अधीन कर दिया गया। 1784 का जो पिट्स इंडिया अधिनियम था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें गवर्नर जनरल को राजस्व, नागरिक और सैन्य पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया था। 1853 का जो चार्टर एक्ट था, गवर्नर जनरल के कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया था। ये इसके सही उत्तर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था? तो आप सभी को पता है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसको सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है 1781 में है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तो आप सभी को पता ही होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। इसे घोषणात्मक अधिक नियम 1781 के नाम से भी जाना जाता है। और इसी एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की परिषद के कामों का स्पष्ट बंटवारा किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ शिकायतों को दूर करने के लिए न्यायालयों की एक नई व्यवस्था बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो सभी को पता है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके अंतर्गत तो वो पारित हुआ, बट 1774 में इसको स्थापना की गई। 1774 यहाँ पे देख सकते हैं। भारत और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में की गई थी। इस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीश होंगे। सर्वोच्च न्यायालय पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। ये भी याद रखिएगा सर, एलिजा इम्पे थे। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सारे एक्ट को बना, अब यहाँ पे कुछ डायग्राम के थ्रू के, वो तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन था। अब यहाँ पे जो है ब्रिटिश ताज के अधीन पारित अधिनियम, वो सारे क्वेश्चन भी जो थे वो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन को सजा के दिया गया है और अलग कर कर। मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल बीपीएससी मेंटोर पे शेयर कर दूंगा, आप अच्छे से देख भी सकते हैं। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन कर लीजिएगा, ताकि आपको भी पता चले कि कितना। यहाँ पे ये देखिएगा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से लेकर 1857 तक, इसमें सारे अधिनियम जो भी है, वहाँ पे एक थ्योरी टाइप के वहाँ उन्होंने बना दिया है। फिर उसको सारे क्वेश्चन इस तरह से कर दिए हैं। और जो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे जो ब्रिटिश के अंतर्गत अब आएगा, क्राउन के अंतर्गत, तो ब्रिटिश के अंदर था। देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पे आएगा ब्रिटिश ताज के अधीन पारित अधिनियम। कितने अच्छे से इन्होंने, ये देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें क्या क्या पारित हुआ कि भारत के शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन किया गया। भारतीय परिषद का जो गठन किया गया, गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय हो गया।
और भारतीय संसद को मैग्ना कार्टा का दर्जा दिया गया। अब भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित किया गया। उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए? तो प्रांतीय गवर्नरों के अधिकारों में वृद्धि की गई, परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई और अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति दी गई और हाई कोर्ट का अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या की वृद्धि की गई, बजट पर चर्चा का अधिकार किया दिया गया और भारत में प्रथम बार चुनाव का तत्व का प्रारंभ हुआ। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंटों के सुधार नाम से भी प्रसिद्ध है। पृथक जो है निर्वाचन मंडल का भी गठन किया गया है। मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया और भारतीय संसद में पूरक प्रश्न पूछने का मतदान का अधिकार दिया गया। अब देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जट यूपीएससी। तो आज हम लोग देखते हैं, प्रथम बार केंद्रीय बजट राज्यों के बजट से अलग हुआ। सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया। किसमें? 1919 के शासन भारत शासन अधिनियम में। और जो 1935 का जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आपके बिहार पुलिस में भी पूछे जाते हैं और बिहार टीचर में भी पूछे जाते हैं, क्या में भी। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इन्होंने बनाया है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी फ्रेंड्स। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना भारत के केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक भूमिका। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, संघीय न्यायालय का प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, जिसमें SBI, इसकी जो है स्थापना की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसमें क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र डोमिनियन की स्थापना की गई। अब इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं MCQ, अब उसको हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? एक, प्रांतों के कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। थ्री जो है टू जो है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक और निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। और थ्री जो है केंद्र और प्रांतों के विधायी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कुटनों के आधार पर सही उत्तर दीजिए। आपके ऑप्शन जो है ए केवल वन, बी जो है केवल वन और केवल टू और थ्री, सी केवल वन और थ्री, डी जो है वन टू और थ्री। उत्तर जो है इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, वन और सिर्फ थ्री जो है वो सही है। कैसे है आप देख सकते हैं कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं। भारत की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण हुआ और सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। 1 मिनट फिर शुरू करते हैं। इन क्वेश्चन जो है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व्ड और आंतरिक यानी ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? ए न्याय प्रशासन, बी स्थानीय स्वशासन, सी भू राजस्व, डी पुलिस। नीचे दिए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये ऑप्शन जो है ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 3 और 4, डी जो है 1 2 और 4। मुझे को बताना है कौन सा सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, न्याय प्रशासन
राजस्व और पुलिस जो है उसको अंतर्गत में रखा गया। एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में विभाजित किया गया। इस प्रकार प्रांतों में द्वैत शासन की नींव रखी गई। आरक्षित सूची में शामिल विषय थे पुलिस और न्याय न्याय व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, अकाल राहत, लगान, जन सेवा इत्यादि। आरक्षित सूची में शामिल विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा नौकरशाहों के कार्यकारवादी परिषद के माध्यम से किया जाना था। परिषदों में दो भारतीय भी थे। ये अपने कार्य के लिए प्रांतीय विधायकी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। ये गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना का पर आधारित है? मार्लो मिंटो सुधार 1909, मंटू चौस्फेड अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935 और जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आपको इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और भारत सरकार अधिनियम ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन हुआ। तो ये चीज़ें यहाँ से मतलब सभी बिहार एसआई में टीचर्स में भी और बीपीएससी में भी तो पूछता ही है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन देख ले। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और प्रांतों की शक्तियों का विभाजन संघीय सूची केंद्र के लिए 59 विषय बनाए गए, राज्यों के लिए 54 विषय बनाए गए और समवर्ती सूची में 36 विषय बनाए गए। तो यहाँ पे सवाल आता है कि केंद्र के यहाँ पे संघ सूची क्या होता है, राज्य सूची क्या होता है और समवर्ती सूची क्या होता है। तो हम आपको पहले बता देते हैं कि संघ सूची के अंतर्गत वो ऐसे विषय आते हैं जिसमें सिर्फ केंद्र उस पर अपना कानून बना सकता है। और जो राज्य सूची है उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ राज्य को दैट मीन जैसे कि बिहार है, जो कोई भी राज्य है जो सिर्फ उस पर राज्यों का ही वो है कि उसके प्रति वो कानून बना सकता है। और समवर्ती सूची के अंदर वो गत वैसे विषय आते हैं जिनमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर उस पर कानून बनाए जा सकते हैं, तो उसको समवर्ती सूची कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियों किससे दी गई थी? ये जो है संघीय विधान पालिका को, बी प्रांतीय विधानमंडल को, सी गवर्नर जनरल को और डी होता है भारतीय प्रांतों को। इसका जो राइट आंसर होगा 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में, संघ मतलब केंद्र, अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को 1935 में। तो भाई आप देखिए ये IAS प्री में 2018 में भी आ चुका है, UPPCS का 2000 में भी क्वेश्चन आ चुका है, CDS में भी आ चुका है और UPPSC का मेंस में भी 2008 में क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ज़्यादा ही है, VVI हो जाता है। चलिए देखते हैं व्याख्या कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र तथा प्रांतों की शक्तियों के विभाजन संघीय सूची जिसमें केंद्र के विषय 59 विषय थे और राज्य सूची जिसे राज्यों के लिए जो है 54 विषय थे और समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों के लिए विषय जो 36 के अंतर्गत किया गया। इस अधिनियम के तहत वायसराय या गवर्नर जनरल को अवशेष शक्तियाँ दी गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में संविष्ट किया गया? ए मूल अधिकार, बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व जिसको आप इंग्लिश में डीपीएसपी बोलते डायरेक्ट प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी भी नाम से भी जानते हैं, सी जो है राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया और डी जो है भारत सरकार का कार्य संचालन किया गया। इसका जो राइट आंसर होगा DPSP हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन में क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में
अंतर्निहित निहित उपदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो वो डीपीएसपी के अंतर्गत किया गया। वर्ष 1935 में 35 के भारत सरकार अधिनियम में संकलन अनुदेश पत्र ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों को जारी किए जाने वाला पत्र था, जिसको केंद्रीय बिंदु मानकर गवर्नर जनरल के कार्यों का संचालन करता था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को 1950 ईस्वी में भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो आपके ऑप्शन ए है 1919 का अधिनियम, बी 1793 का अधिनियम, डी सी 1909 का अधिनियम और डी जो है 1853 का चार्टेड एक्ट। इसका जो राइट हो जाए वो 1919 का अधिनियम। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ये मैंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मैंटेगू चेम्सफोर्ड सचिव, भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। इस क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो डी है। इनमें से कोई नहीं है, तो इसकी जो राइट आंसर होगा वो 1935 हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत हुई। यद्यपि वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भी कलकत्ता में सबसे पहले एक न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। 1773 में तो न्यायालय की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1935 का अधिनियम से। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करते रहिएगा, आप दोस्तों तक शेयर कर कीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिलता है, ताकि इस तरह के और भी वीडियो हम आपको लिए बनाते रहें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ब्रिटिश इंडिया के किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके पदाधिकार और अधिक बल प्रदान किया? आपके ऑप्शन जो ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1958, भारतीय परिषद अधिनियम 1992 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत जो है ये प्रावधान किए गए थे विभागीय। व्याख्या देख लेते हैं। तो भारत के प्रसिद्ध कार्य को सुविधापूर्वक चलाने के लिए वायसराय को भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1861 के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया कि वे नियम कानून का निर्माण कर सकते हैं। इसका लाभ उठाकर लॉर्ड कैनिंग ने एक विभागीय प्रणाली को प्रारंभ किया। किसको? लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली बना। आप इसी क्वेश्चन में आ सकता है कि विभागीय प्रणाली का जनक को भी। इस क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो आपके ऑप्शन है एक्ट 1833, बी जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सी जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और ऑप्शन डी जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका व्याख्या देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत
भारतीय विधान परिषद को बजट पर विवाद करने की शक्ति प्रदान हुई। जो ऑप्शन है ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1919। बताना है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर विवाद करने की शक्ति प्राप्त हुई। जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1892। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा परिषद प्रश्न पूछने और तथा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। सदस्य 6 दिन की पूर्व सूचना आधार प्रश्न पूछ सकते थे। फ्रेंड्स यहाँ पे 6 हो गया या फिर 60 भी हो सकता है, कट कर गया हो गया है तो के लिए क्षमा चाहूँगा, बट 1 सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो है 6 दिन ही सही है, 6 दिन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैत शासन, तो आपके ऑप्शन है 1909 अधिनियम, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये सबको आपको पता ही है कि केंद्र में द्वैत शासन का जो अधिनियम जो है वो 1935 के भारत सरकार द्वारा ही हुआ था। तो इसके लिए आप यहाँ पर है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैत शासन को अपनाने का प्रावधान किया। परिणाम स्वरूप संघीय विषयों का आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। अधिनियम का यह प्रावधान लागू नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वशासनीय शुरू की? आपके ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919 और कैबिनेट मिशन और डी जो है साइमन कमीशन। इसका जो राइट आंसर होगा 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इस पर व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर प्रांतीय यानी कि स्वायत्तता की शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय केंद्रीय विधानमंडल प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। आपको बताना है कि पहली बार भारत में विधानमंडल द्विसदनीय, जैसे कि विधानमंडल और विधान परिषद जो आज के डेट में आप देखते हैं वो किसके अंतर्गत हुआ था? आपसे ऑप्शन है ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, या फिर 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 1919 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था बनाई गई जो केंद्रीय विधानमंडल और राज्य परिषद कहलाती थी। इस क्वेश्चन जो है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? आपको मैंने पहले ही बताया 1935 में बनाया गया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन का वो उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। आपके ऑप्शन जो है ए है
भारत सरकार अधिनियम 1935 में। बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में। सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। और डी जो है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव जो 1946 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो है राइट आंसर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना के लिए प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। बर्मा, तो ये जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइमन कमीशन, सी। साइमन कमीशन ने भारत सरकार को वर्मा को भारत से अलग करने का प्रस्ताव दिया। साइमन कमीशन ने इस प्रस्ताव को भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 1935 में बर्मा अधिनियम पारित किया गया जिसे ब्रिटिश भारत वर्मा को इस अधिनियम के 2 साल बाद अर्थात 1937 से पृथक किया गया। बर्मा अधिनियम में एक नए वर्मा कार्यकाल का प्रस्ताव दिया जिसे वर्मा को एक अलग उपनिवेश के रूप में स्थापित करने की शक्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये किसने कहा है मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार पटेल, सी जो है जवाहरलाल नेहरू, डी जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संदर्भ में परिचर्चा करते हुए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि सूची संविधान के अधिकांश ढांचागत भागों इस एक्ट से लिया गया है, इसलिए मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है। इस संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कहना है कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को कब पारित किया गया था। ये क्वेश्चन आपको 68 या 69 के बीपीएससी में से हूबहू आपको देखने को मिलेगा। ये जो है जनवरी 1947 में, जून 1947, जुलाई 1947 या फिर अगस्त 1947। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा जुलाई। ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को प्रस्तावित किया जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ। इसके कुछ प्रावधान इस प्रकार थे। भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 राज्यों की स्थापना किया जाए। भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटिश सम्राट और भारत के सम्राट नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित हुई। आपके ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, सी जो है भारत सरकार अधिनियम 1909 और डी जो है भारत सरकार अधिनियम 1943। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ये भी जो है 1935 से ही लिया गया। तो मेजर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्षमा भी मांगने से वो पीछे हट गए क्योंकि 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया था हमारे संविधान में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी पहले व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर गवर्नर जनरल की शक्तियों के विस्तार करते हुए विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था
जो कि अधिनियम के धारा 12 के पारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में जो कौन सा एक जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवन्य नहीं है? आपके ऑप्शन ए, देश के लिए लिखित संविधान, बी, विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी जो एक संघ की योजना पर विचार, और डी जो है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का मनोनीत यानी कि नॉमिनेट किया जाना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, देश के लिए लिखित संविधान। भारत शासन अधिनियम 1935 को स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव है। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं उत्तरदायी प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के सरकारी सदस्यों को मनोनीत यानी कि नॉमिनेट किया जाना, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान, लेकिन देश के लिए लिखित संविधान का अस्थायी अवयव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? आपके ऑप्शन है ए, भारत सरकार अधिनियम 1909, बी जो है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी जो है भारत सरकार अधिनियम 1935, और डी जो है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो आप सभी को पता ही, हमने बताया भी पहले है। जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना के लिए प्रांतों और रियासतों की इकाई के रूप में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को क्यों महत्वपूर्ण है? तो बताना है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्यों है? क्योंकि इसमें जो है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। एक बार हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। यह अधिनियम वो मूल आधारिक है जिससे भारतीय संविधान के विकसित हुआ, और इस अधिनियम के तहत केंद्र तथा प्रांतों की शक्तियों के विभाजन, संघीय सूची केंद्र के लिए 59 विषय बने और राज्य सूची के लिए 54 विषय और समवर्ती सूची के लिए 36 विषय बने अंतर्गत किया गया। यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज है, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। यही कारण था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संदर्भ में परिचर्चा करते हुए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि चूंकि संविधान का अधिकांश ढांचा भाग इस एक्ट से लिया गया है, इसलिए मुझे इस आरोप को संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन जो सही है? ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। बी जो है भारतीय सिविल सेवा में वर्ष 1941 से भारतीयों की प्रति यूरोपियों से अधिक था। छूट दिया गया है, आपको बताना है कि ए केवल ए सही है, या फिर केवल 2 सही है, या फिर सी केवल ए और 1 और 2 दोनों सही है। डी में है न तो 1 न तो 2, तो आपका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या देखते हैं क्यों सही है। क्योंकि भारतीयों के निरंतर मांग के कारण भारत सरकार अधिनियम 1919 से भारतीय सिविल सेवा के लिए एक पृथक परीक्षा का प्रावधान किया गया। इस प्रावधान के अंतर्गत भारत पहले इलाहाबाद और बाद में दिल्ली में 1922 में सिविल सेवा की आयोजित परीक्षा की गई। कथन 2 इसलिए सही है क्योंकि सिविल सेवा वर्ष में 1941 में भारतीयों को प्रतिशत जो है परसेंटेज यूरोपियों से अधिक था। ये देखिए बीपीएससी का प्री में क्वेश्चन आया, जब बीपीएससी की तरफ से 5 ऑप्शन होया करते थे तो अब का ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं
इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें बस ब्रेक किंतु इंजन नहीं था। ये जो आपके ऑप्शंस है, ये 1858 अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम, और डी है 1935 का अधिनियम। और ये डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं है यार, फिर इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1935 का जो अधिनियम था उसमें है। इसे कहा गया है जवाहरलाल नेहरू द्वारा कि यह ऐसी कार दी गई जिसमें सिर्फ ब्रेक है किंतु इंजन। का व्याख्या देख लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कार्यपालिका को व्यवस्थालिक व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत विधानमंडल और मताधिकार का भी विस्तार किया गया था तथा प्रांतों में स्वायत्ता और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। संघीय विधानमंडल के ऊपरी राज्य परिषद 260 सदस्यों को मिलाकर, जिसमें 156 सदस्य ब्रिटिश भारत के निर्वाचन से था और 104 सदस्य रियासतों के शासकों को मनोनीत था। निचले सदस्य संघीय विधानसभा में 375 सदस्यों को मिलाकर होगा, जिसमें 250 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के विधानसभा से चुने गए तथा 125 सदस्य रियासतों को मनोनीत। यही कारण है कि इस अधिनियम के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें बस ब्रेक था किंतु इंजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी चार्टर एक्ट 1838, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और डी जो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। डी जो है ये इसका कोई सहयोग नहीं था। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास से प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1945 के ऐतिहासिक नहीं था। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली स्थापित की? प्रांतों में बताना है। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की? तो आपके ऑप्शन है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, सी 1861 का भारत परिषद अधिनियम, डी 1909 का मार्लो मिंटो सुधार। इसका उत्तर जो हो जाएगा बी, ये जो प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली है वो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो देखिएगा। जब व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से विषयों को विभाजन दो हिस्सों में, केंद्रीय और प्रांतीय, में किया गया था। ऐसे विषय जिनका स्वरूप अखिल भारतीय केंद्रीय विषय के अंतर्गत रखा गया था, प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में विभाजित किया गया। इस प्रकार प्रांतों में दो शासन की नींव रखी गई। 27 वर्ष 1909 में अधिनियम संबोधित किया गया था किससे? आपको बताना है। ए पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू करने से, बी विकेंद्रीकरण, सी देशाधन और विधान परिषद से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा 1909, उसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि वर्ष 1919 का अधिनियम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था को लागू करने से संबंधित था। पृथक निर्वाचन का अर्थ है यह है कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग मत वोट डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियासतें दी गई। इन्हें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद की जनसंख्या के अनुपात पर अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, बी मार्लो मिंटो सुधार 1909, सी जो मैंटेंगू चेम्सफोर्ड 1919 और डी जो भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्लो मिंटो सुधार 1909 के तहत
ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं कि मार्लो मिंटो सुधार 1909 में प्रावधानों के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की नींव रखी गई। पृथक निर्वाचन का अर्थ था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधित्व के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग मत यानी कि वोट डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विषय रियायत दी गई। इन्होंने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात पर अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया। इस प्रकार भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र में कौन सा एक्ट जो है द्विसदनीय विधायिका लाया। क्या आपके ऑप्शन है 1961 का एक्ट, 1917 का एक्ट, 1919 का एक्ट या फिर 1915 का एक्ट। ये देखिए क्वेश्चन MPPCS में भी पूछा गया 2013 में, और इस तरह का क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में, बिहार टीचर्स के एग्जाम में, जो बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, वन लाइनर टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन के तौर पे इसको पूछा जा सकता है कि केंद्र में कौन सा एक्ट जो है द्विसदनीय विधायिका लाया। इसका जो राइट आंसर है वो है 1919 का द्विसदनीय विधायिका एक्ट लाया केंद्र में। व्याख्या देखते हैं कि 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था राज्य परिषद और असेंबली में नींव रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। आपके ऑप्शन ए है अखिल भारतीय संघ, बी भारत संघ, सी संयुक्त भारत, डी भारतीय परिसंघ। तो इसका जो राइट हो जाएगा ए हो जाएगा अखिल भारतीय संघ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत न केवल एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, बल्कि 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग का संयुक्त रूप से आयोग की स्थापना की गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता द्वारा निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। लिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। आपके ऑप्शन है ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आपके जो राइट आंसर हो जाएगा वो भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। संवैधानिक नियंत्रण के क्षेत्र में इस अधिनियम का महत्व अधिक है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा को निम्नलिखित में कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। 1919 के तहत आपको बताना है कौन सा अधिनियम हुआ था। आपके ऑप्शन ए 1926, बी 1937, सी जो है 1945। इसका राइट आंसर है 1926 का चुनाव और 1930। यहाँ पे कौन सा है सी का, सी राइट आंसर हो जाएगा और हो जाएगा 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है BPSC में पूछे जा रहा है। इस क्वेश्चन को निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1919 कमेंटिंग चेसफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सीमा के महिलाओं का मताधिकार के लिए प्रस्तुति की गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है। केवल एक, केवल दो, या फिर केवल वन और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बी में क्या है फ्रेंड्स, केवल दो। केवल दो जो वो सही है कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया।
इसका व्याख्या देख लेते हैं। कथन एक सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि वर्ष 1919 में मैंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधारों में महिलाओं का मताधिकार के लिए किसी प्रकार की स्तुति नहीं की गई थी। कथन टू जो है वो सही है, क्योंकि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में 29 मिलियन महिलाओं का मताधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त विधानमंडल में भी महिलाओं का आरक्षित सीटों का प्रावधान भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता में से नहीं है। आपको बताना है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया। बी जो अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए। सी जो ये प्रांतीय स्वयंता के उत्पाद का संकेत था। और डी जो है इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने में लागू किया गया। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 का मुख्य विशेषता इस प्रकार है। अवशिष्ट विषय केंद्रीय विधायकों को आवंटित किए गए। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई। इसलिए प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की प्रणाली को समाप्त करके लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करने कर प्रांतीय स्वायत्तता का व्यवस्था की गई। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 6 विधानमंडलों में 2 सदनों में व्याख्या की गई। विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना। वर्तमान में म्यांमार जो हिस्सा है उसको ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय को आरबीआई जैसे में आरबीआई का इंडिया में स्थापना किया गया। तब बी 1935 बी है यहाँ पे। ये अवशिष्ट विषय को प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए। तो फ्रेंड्स ये जो है करण सर का जो भारतीय राज्य व्यवस्था का है, जो कि 3500 से जो बेस MCQ है, तो इस फर्स्ट जो चैप्टर था भारत के संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि, ये वीडियो जो है इस वीडियो के अंतर्गत में जो थ्योरी थी और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके जो MCQs थे मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। तो वीडियो को आप पूरे देखिएगा ताकि इस तरह की जो भी क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए गए UPPSC और MPPSC और JPSC और UPSC, और जो कि हमारे BPSC के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से भारत के संवैधानिक विकास का पृष्ठभूमि, क्योंकि आप पहले ही चैप्टर में इसको देखेंगे, वहाँ से कंप्लीट कराया गया है। आप वीडियो को पूरी देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें ताकि मैं और भी इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। अब मैं आपको एक एक टॉपिक पर जैसे कि अगला जो चैप्टर है उसकी जो थ्योरी और उसकी जो MCQs है, करण सर की जो पॉलिटी की जो बहुत ही अच्छी बुक है, उसकी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपकी तैयारी में एक अलग सा बूस्ट मिले। तो फ्रेंड हमारे और इसी तरह का और वीडियो चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को, जो कि BPSC मेंटर के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।